स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। बिहार पुलिस का ये मिशन वर्दी सीरीज़ हम फिर से आज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप सब ज़रूर देखेंगे और सीरीज़ को लास्ट तक देखेंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और बेहतरीन ढंग से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम जो ही नज़दीक आएगा तो आप पर टेंशन नहीं होगा उस टाइम पे और आपका तैयारी अच्छा से मजबूती ढंग से हो जाएगा। तो चलिए बिहार पुलिस का आज क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हम मैथ और इंग्लिश को छोड़ देंगे बाद में की लेकिन आंसर सारा कुछ को बता देंगे, लेकिन मुख्य फोकस रहेगा जीके और जीएस पे, 2 सब्जेक्ट पे हम मुख्य फोकस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। बिना कुछ देरी किए हुए। हाँ, अगर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं, अगर आपका इच्छा हो, मन हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक पूरी देखने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ों के लिए आप थोड़ा कम देखें, तो हो सकता है आपसे मेरिट में वंचित रह जाएँ। इसीलिए जिसका भी वीडियो देखें, पूरा देखें, कंप्लीट देखें, उससे होता है क्या, आपको पूर्ण नॉलेज मिलता है, वहाँ से पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट जो है आज का फर्स्ट है, तो इसीलिए इसको शुरू करते हैं और 100 क्वेश्चन है, हम आपको वो भी पूरा कंप्लीट दिखा देते हैं। क्वेश्चन की संख्या बहुत है, आप चिंता मत कीजिए। इतना क्वेश्चन है कि आप देखते-देखते परेशान हो जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन हटने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर जहाँ जितना एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और बताते भी चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन के साथ जानते हैं। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का क्या मतलब है? भारत एक गणतंत्र, तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है? तो गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से अभिप्रेरित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? भारत के जो संविधान लागू हुआ था, उसमें कुल कितना अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद था, जिसमें 8 अनुसूची और 22 भाग थे। भारत के संविधान लागू होने के टाइम में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र क्या सूचित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि। गणतंत्र का यही एक जो है सुटेबल वर्ड है, जो यहाँ सूचित करता है गणतंत्र शब्द को। गणतंत्र शब्द को अगर थोड़ा विश्लेषण में हम जानने का प्रयास करेंगे, जैसे भारत और अमेरिका है, एक गणतंत्रात्मक राज्य है, लेकिन वही ब्रिटेन ब्रिटेन में जो है, वहाँ राजा और जैसे महारानी विक्टोरिया वो ब्रिटेन की थी, तो वहाँ जो है वो प्रजातंत्र, एक तरह से हम कह सकते हैं राजशाही व्यवस्था वहाँ पे पड़ता है। तो इसीलिए जो है गणतंत्र भारत और अमेरिका जैसे देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और ब्रिटेन जैसे देश में जो है राजशाही व्यवस्था है। तो यहाँ आप डिफरेंस समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत कि जो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन सँभालता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यभार कौन सँभालेगा? तो भारत का जो मुख्य नीति सँभालेगा, कौन सँभालेगा? भारत का मुख्य नीति। अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति, अगर दोनों में से कोई ना रहे तो भारत का मुख्य नीतिश इसका जो है कार्यभार सँभालता है। क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो जान लीजिए। जो तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, उनके निधन के बाद, आप याद रखेंगे, उनके निधन के बाद न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है। तो आप इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि जब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना रहे तो उसका अ, कार्य कौन सँभालेगा? तो उसका कार्यभार जो है जो भी है न्यायमूर्ति, भारत के जैसे मुख्य न्यायाधीश हैं वो सँभालेंगे। और उसी का एक एग्ज़ाम्पल है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक मंत्रालय जो है, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? 2017 में वित्त मंत्रालय के द्वारा ये पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह जो है, ये संसद का सामना नहीं किए थे, क्योंकि इसके जो है ये है मतलब बहुत कम ही दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे।
तो 5वें प्रधानमंत्री के रूप में थे। कौन-सा? चौधरी चरण सिंह जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह जी जो है भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन? चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है वो देखते हैं। 7 में दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में जो है इसमें वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद यहाँ दिया गया है 72। 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान से इसमें जो है प्रावधान है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्रीय परिषद के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 148 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 148 में जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 148 फिर से आप देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं सही से। अनुच्छेद 148 में क्या दिया गया है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान इसमें वर्णित है अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन नंबर है 8। 8 में दीजिएगा किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल के पास जो है इसमें इसको दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद 76 में है। कौन सा? अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा जो है अटॉर्नी जनरल इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, तो आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो 1953 में 22 दिसंबर 1953 को कब? 22 दिसंबर 1953 को हुआ था भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1953। हम आपको बता दिए हैं भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर थे। ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इस आयोग ने 1955 में कौन? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। तो इस अधिनियम के तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। आकाशगंगा की निकटतम जो है जो एंड्रोमेडा है इसको हम देवयानी भी कहते हैं। कौन सा? स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा, इसको देवयानी कहते हैं। देवयानी ये गैलेक्सी है। और एस्ट्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है। कौन सा? सर्पिला तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है। इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान है। कितने? 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में है किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया? शुक्र। शुक्र का नाम जो है किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पे? प्रेम और सौंदर्य देवी के नाम पर रखा गया है। शुक्र को वेनस भी कहते हैं। तो चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे चमकीला पिंड है। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? अगर आपसे पूछा था तो शुक्र ऑप्शन लगाना है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शुक्र में 90 से 95% से भी लगभग में अधिक रहता है। आप इन बातों को याद रखेंगे। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है किसे? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया गया है? ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 में ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो भूमध्य रेखा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखेंगे। ग्लोब पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है तथा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी तथा
दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे निकट अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? घटती है। और 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में देखी जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है और भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन इसका एक ट्विस्ट है, वो भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व की सबसे खारी पानी की झील जो है तुर्की में अवस्थित है, उसको वोन झील कहते हैं। कौन सा? तुर्की में अवस्थित है और वोन झील है जिसकी लवणता 333% के आसपास मापी गई है। मृत सागर दूसरा सबसे बड़ी लवणता है। कौन सा? जो 238% के आसपास माना गया है इसका। दूसरा सबसे लवणता प्रतिशत कौन सा है? तो मृत सागर है। तो वोन झील ना होने के कारण मृत सागर को सागर को यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झील हम लोग मान के चलेंगे। अगर ऑप्शन में रहता वोन झील तुर्की में जो है तो फिर ऑप्शन वही लगाते। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत का भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसको पूरे एकदम ऊर्जा पुर्जा खोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। चलिए अब देखिए पूरा हम एकदम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसको अच्छे तरीका से। भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु आप ऑप्शन में देख लिया इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। किसको? इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु के कैप कमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु, आप ये भी याद रख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु के कैप कमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात किया जाए तो गुहार मोती है। तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख में है। कौन सा? सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो उत्तरी बिंदु इंदिराकोल जो लद्दाख में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? कैलाश पर्वत कहाँ अवस्थित है? ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। भारत में विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। और यह जो है तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राकसताल झील है। पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राकसताल झील है, जिसे जिनसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 16। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थान तिब्बत से है, लेकिन भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील का, मानसरोवर झील स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम घाटी से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो है लगभग लंबाई 2900 किलोमीटर है। आप याद रखेंगे किसका? ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 17। इनमें से कौन से मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसे बहुत सारे अवार्ड भी दिया गया है। तो वर्गीज कुरियन का जन्म जो हुआ था ये वो भी जान लीजिए। जन्म 26 नवंबर 1991 ईस्वी को कोझिकोड केरल में हुआ था। और इन्हें भारत का श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है, तथा मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। रेमन मैग्सेसे और पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और 1949 में इन्हें डेयरी अमूल डेयरी के प्रबंधक निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। तो इतना सारा क्वेश्चन फैक्ट्स था जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 से पता चला। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार है तो दिल्ली से चेन्नई तक। राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का राइट आंसर। तो इसका और लंबाई बता देते हैं 2807 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है? 2807 किलोमीटर। आप ये याद रखिए कितना? 2807 किलोमीटर में है। 2807 राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार जो है दिल्ली से चेन्नई तक है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है?
महायान बौद्ध धर्म से जो है बुद्धिस्ट का संपन्न संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है मुद्रा राक्षस में। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरिसल या कुलीन भी कहा गया है। कौन सा? विरिसन या कुलीन भी कहा गया है। और मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? विशाख दत्त ने की है। इसमें मौर्य इतिहास के बारे में जिसके जीवन पर प्रकाश डाला गया है, तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट आंसर हो जाएगा राज राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राज तरंगिणी कलहन के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। कौन सा है? कलहन जो है ये संस्कृत ग्रंथ लिखा है। कश्मीर का इसमें इतिहास वर्णित है। कौन सा? कश्मीर का इतिहास इसमें वर्णित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 देखते हैं। 22 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये 22 कट गया है। तो कट गया है ना, तो इसका ऑप्शन के क्वेश्चन जो है इसमें वो हम बता देते हैं। तो आप ज़रा सुन लीजिएगा, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझ पाइएगा इसमें क्या दिया गया था। इसमें ये दिया गया था, जो बता देते हैं, 1 मिनट ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाएँ कहाँ अवस्थित है? इसमें ये दिया गया था, अजंता की गुफाएँ जो है वो कहाँ है? तो अजंता की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये आपको भी पता होगा। कहाँ? अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो इसका हम पूरा लेकिन एक्सप्लेनेशन समझा देते हैं आपको। अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और गुफाओं को जो है 1983 कब 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफा को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता की गुफा का जो है निर्माण वाकाटक शासकों द्वारा हरिसेन के संरक्षण में हुआ। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। किसमें? ये जो है अजंता की गुफाएं में कुल कितने गुफाएं? 29 गुफाएं हैं। आप ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं। अल ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, कौन सा? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, जो अरबी भाषा में लिखा गया है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद ग्रंथ के लेखक अल ब्रूनी है। यह किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। और अल ब्रूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इसका अगर पूरा डिस्कशन जानना चाहते हैं, तो यह पुस्तक 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल-ब्रूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा था, गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया था। अल-ब्रूनी प्रथम मुस्लिम था। कौन? अल-ब्रूनी, जिसने संस्कृत भी सीखा था, गीता और पुराणों का भी अध्ययन किया था। अल-ब्रूनी जो है ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 24 का कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर है 25। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा स्थित है, क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है। सासाराम में। कहाँ? शेरशाह सूरी का मकबरा अवस्थित है, सासाराम में अवस्थित है। तो इसका डिस्कशन थोड़ा कर देते हैं, वो समझ लीजिए। एक चीज़ और, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा क्वेश्चन मतलब बता देते हैं, जो ये है। तो कुतुब मीनार को जो है 1993 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और इसकी ऊंचाई से बात किया जाए तो 72.5 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कौन सा? ये कुतुबुद्दीन 1 मिनट सॉरी माफ कीजिएगा। हाँ, कुतुब मीनार जो है ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई जो 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थल में इसे शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, ये आपको बता ही दिए थे। तो कुछ शासक है उसका मकबरा हम बता देते हैं। बाबर का जैसे काबुल हो गया, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदराबाद आगरा जो है, जहांगीर का शाहदरा लाहौर, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद, सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी।
तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? तो ये अफ़गानिस्तान से आया था। कहाँ से? ये अफ़गानिस्तान से आया था। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये अफ़गानिस्तान से आया था। और 14 जनवरी 1971 में मराठा और एक बात ये याद रखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 14 जनवरी 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1961 ईस्वी में हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल है, तो पंचमहल कहाँ स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित जो पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में यह स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह पिरामिड आकार में, कौन सा आकार में? पिरामिड आकार में। इसे हवा महल भी कहा जाता है। अकबर द्वारा इसे हवा महल भी कहा जाता है। यह अकबर द्वारा निर्मित अन्य स्थल आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, मरियम उज जमानी पैलेस, इलाहाबाद का किला, इन सब का ये स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में दिया गया है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो किया गया था ये 1510 ईस्वी में किया गया था। कब? 1510 ईस्वी में किया गया था। गोवा को पुर्तगाली अपना व्यापार केंद्र बनाया था। और 1510 ईस्वी में तो ये मतलब कब्जा किया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी जो है अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जा में कर लिया था। आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में जो किया था बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ये कानपुर से कर रहे थे। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से कर रहे थे। आपको याद रखना है अकबर सिंह ये आरा बिहार से कर रहे थे, नाना साहब कानपुर से कर रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से कर रही थी? झांसी से कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ? मुस्लिम लीग की स्थापना ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को ईस्वी को। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो इसका उपभोग की वस्तु कहा जाता है। कौन सा? उपभोग। क्योंकि ये आपके उपयोग की वस्तु है। खाद्य पदार्थ हुआ आप खुद खाने के लिए ले रहे हैं, वस्त्र जैसे उत्पाद वस्त्र खुद पहनने के लिए लेते हैं, मनोरंजन आप खुद कर रहे हैं, तो इसे उपभोग मतलब उपयोग की वस्तु इसको हम कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। कौन सी पंचवर्षीय योजना? ये चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। आप इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है आप देखिए और इसको पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर जो है ये आप कमेंट में दीजिए। जो भी इसका कमेंट का जो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो वो आप दीजिए। चलिए अगर आपको पता नहीं है तो हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करती है? धन की आपूर्ति की निगरानी जो करती है भारतीय रिजर्व बैंक करती है। कौन सा करती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा धन की आपूर्ति का निगरानी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। रिजर्व बैंक आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। कौन सा? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। देश का जो है ये केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत हुआ था। 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की थी। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को। लेकिन इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, एसबीआई की नहीं बात कर रहे हैं हम, आरबीआई की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4
कड़ी की दरें कौन-कौन सी है? तो 4 कड़ी की दर जो है ये कौन-कौन सी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा 5%, 12%, 18% और 28%। इन वर्तमान में ये घट गया है, तो वो आपको याद रखना है, अब इसको याद नहीं रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए। कौन-सा? खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है संपदा योजना शुरू किया है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। कहाँ? कब? अगस्त 2017 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 37, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना जो हुआ है ये कब प्रारंभ हुआ था? आपको डेट सहित बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1998 को प्रारंभ हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1998 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1998 को प्रारंभ हुआ था, जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं जवाहर रोजगार योजना के बारे में। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1900 जवाहर ओह! माफ़ कीजिएगा, 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुआ था, 98 को नहीं। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुई, जिसका मुख्य लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों तक, 90 दिन से लेके 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना। जैसे महात्मा गारंटी रोजगार योजना के तहत 100 दिन है, उसी प्रकार से 90 से 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को समायोजित कर चलाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्लियर हो गया आपको। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल तो ठीक है, 1989 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 38, 38 में क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरुआत किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे, आप याद रखेंगे, नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जुलाई 2014 में प्रारंभ की गई थी नमामि गंगे योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना जुलाई 2014 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी को पूरी तरह से साफ रखना है। तो गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी द्वारा 1985-86 में शुरुआत किया गया था। कब? और 200 करोड़ खर्च किया गया था नमामि गंगे परियोजना के तहत। आप ये भी याद रखेंगे कितना? 200 करोड़, 20 करोड़, 200 नहीं 20 करोड़ खर्च किया गया था। गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी के द्वारा 1985 और 1986 में शुरुआत की गई थी। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला जो है कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो हर 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में जो है पूर्ण कुंभ मेला एक बार आयोजित किया जाता है। और कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका उपयोग भारत के 4 स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, वाराणसी में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्ष में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 40 देखने का प्रयास करते हैं। 40 में क्या दिया? भारत नाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? भारत नाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो तमिलनाडु राज्य में। भारत नाट्यम की उत्पत्ति जो हुई थी ये तमिलनाडु राज्य में हुई थी। भारतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इससे पहले सादिर दासी अट्टम इस प्रकार का ये नृत्य चलता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखेंगे। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? कीबोर्ड, कीबोर्ड किस में होता है? तो हारमोनियम में। हारमोनियम में कीबोर्ड का प्रयोग होता है ना, आप लोग देखे होंगे। तो हारमोनियम एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें कीबोर्ड संलग्न रहता है या कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। देखिए कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इनको पैटर्न को समझने का आप भी प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो द लाइफ ट्री जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द लाइफ ट्री पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। यह किताब 26 कविताओं की एक 26 कविताओं को मतलब संलग्न करके एक व्याख्या है, जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक रहा। यह किताब 2005 में, कब? 2005 में आई थी। द लाइफ ट्री कब आई थी पुस्तक? ये 2005 में आई थी। विंग्स ऑफ फायर, यूनाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग जॉइंट्स आदि पुस्तक, ये सब जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर है 43।
अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था। किस चीज़ का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने? ये डायना क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी थे। ये एक रसायन शास्त्र तथा इंजीनियर भी थे। तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार, विस्फोट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल। आप इसको याद रखिएगा। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना जो है राष्ट्र यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर कब? 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। कब? 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2006 एवं 6 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। और यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंसेप ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। आप ये याद रखेंगे कौन कौन सा अवार्ड मिला था, आप ये भी याद रखेंगे। यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कौन सा? नोबेल शांति पुरस्कार 1965 में। और वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और वर्ष 2006 में प्रिंसेप ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते क्या दिया गया है। रॉ का पूर्ण अर्थ क्या है? रॉ का पूर्ण अर्थ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का पूर्ण नाम है। कौन कौन क्या है? रिसर्च रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ का पूर्ण अर्थ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। 21 सितंबर 1968 को किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। रॉ का, रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का भाग जो मेमोरी रजिस्टर है यही एक सीपीयू का भाग होता है। तो आप इनको याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पीसी से ये एक जुड़ा रहता है, उसी का मतलब ये एक माइंड के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं अब क्या दिया गया है। एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल। पिक्सल जो है पिक्सल शब्द पी आई एक्स और एलिमेंट ई एक्स से मिलकर बना होता है। पिक्सल का सबसे छोटा बिंदु, पिक्सल वह छोटा से छोटा बिंदु होता है जिससे मिलकर कई डिस्प्ले या स्क्रीन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जाता है ये क्या रहता है? टोकन। क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये नेटवर्किंग को जोड़ने का काम करता है तो क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? किस तरह की फाइल में जो है पीएनजी एक्सटेंशन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेज फाइल में जो है पीएनजी एक्सटेंशन रहता है। आप देखे होंगे जब फॉर्म भरते समय जो फोटो अपलोड करते हैं पीएनजी जेपीजी करके रहता है ना, तो वो यही है पीएनजी एक्सटेंशन रहता है। तो इमेज फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन रहता है। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय अभिवाह जो है घनत्व को जो है टेस्ला नामक ऐसे व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको पूरा देखिए तो टेस्ला नामक एसआई जो व्युत्पन्न इकाई में चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है। कुछ अन्य इकाई जैसे ओम एसआई इकाई में विद्युतीय प्रतिरोध को तथा वेबर एसआई में विचुंबकीय परिवाह को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 52। पानी के अंदर पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर जो किसी चीज़ का पता लगाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का? हाइड्रोफोन का। हाइड्रोफोन एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा
डी राइट आंसर। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे 53। पायरोमीटर से जो है दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। किसको? पायरोमीटर से, किसको? दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। एमीटर जो है यह विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए, एमीटर जो है ये विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि का बताना है। तो विद्युत क्षेत्र जो है ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा? किसी पिंड के संवेग और उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये क्या परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का जो है संवेग कहते हैं। तो संवेग जो है यह एक सदिश राशि है। संवेग कैसा राशि है? एक सदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मतलब जो है किलोग्राम पर सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में इसका होता है। आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 नंबर में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 में जल वाष्प के पुनः जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा संघनन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? संघनन। संघनन क्या है? जल वाष्प के पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसके 4 रूप होते हैं। ओस, तुषार, कोहरा, बादल जिसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 56। इसमें दिया गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। क्या जो है परिवर्तित नहीं होता है? तो ये बताना है। इसका गति जो है परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। प्रोटॉन परमाणु नाभिक में पाए जाने वाला एक अस्थायी कण है जिस पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय प्रोटॉन की गति में कोई परिवर्तन, किसमें? प्रोटॉन की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रोटॉन की खोज जो है 1919 ईस्वी में गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने प्रस्तुत किया था। ये इसका नाम जो है इसका नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया था। कौन, किसने दिया था? रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन दिया था। क्वेश्चन नंबर है अब नेक्स्ट 57 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है किसमें होता है? बैटरी में ही सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जो आपको को भी पता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा? गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है जो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग अनेक उद्योगों में होता है, जिसमें निम्न है जो उर्वरक उद्योग है, पेट्रोलियम तथा खनिज तेलों के परिष्करण में होता है, कृत्रिम तंतुओं जैसे रेयन के निर्माण या संश्लेषण में होता है, पेंट वर्णक रंजक आदि में भी होता है, बैटरी बनाने में भी होता है, औषधि के रूप में भी होता है। तो इस प्रकार मतलब बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है? किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ठोस अवस्था में उसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं हम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में शुष्क होती है और यह रंगहीन गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक होती है। वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रथम अवलोकन 1835 ईस्वी में, कब? 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी आविष्कारक जीन पियर जीन पियर थिलोरियर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 59 देखते हैं। डैश को विल्टी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहते हैं।
किसे? अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो ये साग सब्जी से है, देखिए हम बता देते हैं सारा कुछ को। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती विटिकल्चर और मधुमक्खी मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर, मछली पालन को पिसिकल्चर कहते हैं, सब्जी की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। कौन सा? सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं सब्जी की खेती को। चलिए, और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब फलों एवं सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों एवं सब्जियों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं या आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डिडुबे ने 1959 में किया था। कब किया था? 1959 ईस्वी में लाइसोसोम का खोज किया गया था। इसे ऐसे आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। किसे? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 ईस्वी तक मटर के पौधे पर संकरण से बहुत प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे। कौन कौन सा नियम वो बता देते हैं। विसंयोजन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था और प्रभाविता का नियम, ये 3 नियम दिए थे। तो चलिए ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे इसका, ये तो बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 62। 62 में क्या दिया गया है? डैश किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ को जो है केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो केचुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ एनालिडा जाति संघ क्या आता है? ये फाइलम से संबंधित है। इसे किसान का मित्र कहा जाता है। यह एक ऐसा जीव है जो किसी भी जैविक खेती करने वाले किसान को खाद बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए जैविक खाद को जो है ज्यादा ये प्रमोट मिल रहा है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता जो सबको दे सके, सर्वदाता वही होता है। तो ओ नेगेटिव वाला को ही सर्वदाता ग्रुप कहते हैं। तो रक्त समूह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63 का इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम समझा देते हैं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। मानव रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंड ने किया था। कार्ल लैंड ने किया था। इसके अनुसार मानव रक्त के निर्धारक उनके एंटीजन होते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको इतना ही रखते हैं, आगे नहीं बताएंगे, इतना ही आप ध्यान रखेंगे। ए बी रक्त समूह वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। कौन सा? रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए ये सबको दे सकता है। तो आप ये याद रखेंगे। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का आपको राइट आंसर बताना है। ये तो नॉर्मल है। शाकाहारी जीव, मांसाहारी ने शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर का जो है वो बनाते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको HW के रूप में दे देते हैं। तो आप बताइएगा। हम बता देते हैं, छोड़ दीजिए। दूसरा ये होता है, कौन सा होता है? आपको होगा कि नहीं होगा पता नहीं। शाकाहारी जो जीव होता है ये दूसरा पोषी स्तर में खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? तो क्वेश्चन नंबर 65 में बताना है ये कहाँ किया गया है। तो दिसंबर 2024 में जो गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अ, इसके उद्देश्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम, कहाँ पे मंत्रालय? असम वन विभाग ने मिलकर असम में पहली बार नदी डॉल्फिन की उपग्रह ट्रेनिंग की है। कहाँ? असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। चलिए हम लिख के बता देते हैं आपको, क्या हो जाएगा राइट आंसर? असम। क्वेश्चन नंबर 65 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 से देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 66। 66 में क्या दिया गया है? बीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का जो आयोजन किया गया है ये आपको क्या गया? 29 जनवरी 2025 को। कब किया गया है? 29 जनवरी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब जो किया गया है? ये 29 जनवरी 2025 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पूरब। ये आप लोग बना के देख लीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68। ये भी जैसे चावल अनाज से होगा तो मसूर, ये दलहन है, ये दाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। आप देख लीजिएगा बना के। चलिए इसी प्रकार से जो बोले थे पहले ही। और क्वेश्चन नंबर 69 का देख लीजिए। ये एक रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो 69 में क्या दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए आकृति में कितने वर्ग है। अगर आप इसको वर्ग गिनने के लिए बैठे तो आप वर्ग बिल्कुल इजीली से गिन सकते हैं। हम अगर गिन के बता देते हैं अगर आपका मन करता है तो। देखिए वर्गों की संख्या सबसे पहले लीजिए, 4 को बड़ा वाला है, एक, और रुकिए रुकिए इसको हटा देते हैं। देखिए गिना देते हैं आपको, एगो ई बड़ा वाला, 2, 3, 4 ये हुआ, और 4 छोटा वाला। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, पहले आप ये देखिए। 4 ये हो गया, 4 अंदर में है, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। एगो जो है सबसे बड़ा वाला, एगो देखिए यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके ये भी वर्ग है, तो प्लस इसमें 1 कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कुट भाषा में बॉस को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो ये सब लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का जो है राइट आंसर हम बता देते हैं। वैसे तो कट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, कोई भारी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 का अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन कट गया है, लेकिन आप क्या बताएं, छोड़िए, देख लीजिएगा। चलिए अब यही खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम सीधे चलते हैं थोड़ा आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। 91 बताइए। सहचर्य का विलोम शब्द है। सहचर्य का जो है विलोम शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको। सहचर्य का विलोम शब्द इसका होता है, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बताइए। अलगाव होता है, कौन सा होता है, अलगाव। सहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होता है, सहचर्य का विलोम अलगाव होता है। और असहयोग का विलोम जो होता है सहयोग होता है, कौन सा, असहयोग का विलोम सहयोग होता है। और वेनस्य का विलोम होता है सोमनस्य होता है। वैमनस्य का विलोम जो होता है सोमनस्य होता है। आप इनको याद रखिएगा। प्रमाणिक शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो है राइट आंसर बी होगा, प्रमाण जोड़ एक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। यद्य का संधि विच्छेद करें। क्वेश्चन नंबर 93 का संधि विच्छेद अगर करें तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि, यदि जोड़ अपी, यद्यपि राइट आंसर हो जाएगा इसका। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग में ली जाती है, रास्ते में उपयोग में ली जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं पाथेय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश में उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षम्य। क्वेश्चन नंबर 96 में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा अवधि अवधि। आदि का अंत ये सेम सेम है, अभिनय का नाटक, और अनुचर का नौकर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन भिन्न भिन्न यही है, दोनों का मीनिंग अलग है। अंक शब्द के, अंक शब्द एक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 97 का चयन कीजिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गोद संख्य और अध्यय। ऑप्शन नंबर बी 97 का। क्वेश्चन नंबर है 98। एक का अर्थ घोड़ा है, एक का अर्थ घोड़ा है, तो इसका तुरंग, इसमें जो तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, क्या होता है, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 99। समीर का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए दो क्वेश्चन एक ही बार में कर लेते हैं। अब समीर का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। समीर का पर्यायवाची होता है हवा। समीर का पर्यायवाची क्या होता है, हवा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और समीर का जो वायु भी होता है, पवन भी होता है, वात भी होता है, मारुत भी होता है, अनिल भी होता है, ये समीर का ही सब पर्यायवाची है। तो आप फिर से हम बता दे रहे हैं, एक बार याद रखिएगा। तो पर्यायवाची जिसका होता है वायु, पवन, हवा, वात, मारुत, अनिल। क्वेश्चन नंबर 100 का
आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ क्या आता है? तो अनुभव होना, इसका सबसे बड़ा एक अर्थ हो सकता है कष्ट का अनुभव होना। कौन-सा? कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव होना। तो आप अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी मतलब कष्ट हो रहा होगा, तो यही है कष्ट का अनुभव होना और कितना तैयारी करने वक़्त कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज लगभग में जितना भी क्वेश्चन था हम लोग अच्छे से करने का प्रयास किए और आपका सपोर्ट चाहिए। अगर जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा हम फिर दोबारा क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अच्छे हम चाहते हैं जो कम से कम 1-2 हज़ार तक ये वीडियो पहुँचे और सबको लाभ मिले, सब अच्छे से देखें और इसके बाद भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लाएँगे। अभी धीरे-धीरे शुरू हुआ है, आज 1 है, तो 14-15 तक लाएँगे। तो 15 लाएँगे, कम से कम 1500 क्वेश्चन होगा। तो आप इस प्रकार से बस देखिए और आगे तक भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। आप करियर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। बस धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। चलिए, आपको कैसा लगा और मैथ रीज़निंग का जिसको भी बनाना है तो वो हम आपको दिखा देंगे। तो स्टेप से पूछा जाता है, आप बनाइए। पॉज़ कर के अगर आपको मैथ रीज़निंग चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। हमको मैथ रीज़निंग का भी क्वेश्चन बनाना है या देखना है किस प्रकार से आता है, तो फिर हम आपको दिखाएँगे बाद में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।